नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। कांग्रेसियों के फ्रस्ट्रेशन का हम और आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। एक कोई पुरानी फिल्म में गाना था, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। हम वफा करके भी तन्हा रह गए, कुछ इस तरह के बोल थे, लेकिन वफा तो इनके खून में ही नहीं है, इनकी नेचर में ही नहीं है। इसलिए पहली पंक्ति पर ही सीमित रहते हैं। वही इन पर बिल्कुल सही लागू होती है। हरियाणा में जो हुआ है हमने और आपने देखा है, अभी झारखंड और महाराष्ट्र में भी उसी के रिपीट होने के चांसेस बन गए हैं, क्योंकि जो सर्वे आ रहे हैं, जिस तरह की ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है, उससे पता यही लगता है। और मैं जो कह रहा हूं कि इनके जो फ्रस्ट्रेशंस बढ़ रहे हैं, इसका हम स्केल अगर लेकर के नापने की कोशिश करें तो अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि किस लेवल पर इस समय इनका फ्रस्ट्रेशन है। मल्लिकार्जुन खड़गे एक भाषण दे रहे थे महाराष्ट्र में। उसका केवल ऑडियो सुनवाता हूं मैं आपको, क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ के बारे में। साधु के बेस में रहते हैं, लेकिन अच्छे पॉलिटिशियंस बन गए हैं, चीफ मिनिस्टर भी बने हैं। और उनका गेरुआ कपड़े पहनते हैं और सर पे बाल भी नहीं रखते। तो ऐसे एक नेता है जो बीजेपी ने पैदा किए। ठीक है कि हम उससे कोई, मैं ये कह रहा हूं उनको, बीजेपी को, या तो सफेद कपड़े डालो, या तो सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ। भाई उसकी पवित्रता क्या रही? एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो। जज साहब आपको पूछना, कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे? जो गेरुए कपड़े पहनते हैं वो पवित्र नहीं होते हैं, या राजनीति में जो सफेद कपड़े पहनते हैं वो पूरी तरीके से पवित्र ही होते हैं, किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार नहीं करते हैं, दगाबाजी नहीं करते हैं पब्लिक से या समाज से या देश के साथ? क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं ये? आगे सुनिए क्या कहते हैं। एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, दूसरों को उपदेश करते हो, बटेंगे तो कटेंगे बोलते हो। और ये क्यों डाले? अरे आपका काम तो सब कुछ जोड़ना, सबसे प्रेम से बात करना, सबको एक रखना। वो सब छोड़ के इन्होंने बारह जोड़ने के लिए, जैसा कि राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चला, आराम में बड़े बड़े गाड़ियां लेके घूम रहे और गरीबों की बात करते हैं और लोगों में विष भर रहे हैं, तोड़ने का काम कर रहे हैं। बटेंगे तो कटेंगे, ये लोगों में विष भर रहे हैं योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि सिर तन से जुदा, तो वो प्यार के पुष्प अर्पित कर रहे हैं, भेंट कर रहे हैं लोगों को, वो विष भरने का काम नहीं कर रहे हैं। ये मल्लिकार्जुन खड़गे कितने बड़े दोगले हैं। बटेंगे तो कटेंगे, अगर वो सतर्क कर रहे हैं लोगों को, इस देश के लोगों को, कि भाई बटना नहीं है, एकजुट रहना है, सेफ रहना है, तो वो विष भर रहे हैं। और तन सर से जुदा वाले नारे लगाए जाते हैं तो उन पर इनकी जुबान सिल जाती है और ये उस पर प्रतिक्रिया तक देना मुनासिब नहीं समझते, उसकी निंदा तक नहीं करते हैं। ये इनका दोगलापन है कांग्रेसियों का।
ये भूल गए क्या जब इनकी सरकार थी महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली, तो पालघर में क्या हुआ था? वो भी गेरुआ वस्त्रधारी ही थे, 2 साधु, जिनकी मॉब लिंचिंग की गई थी। भीड़ ने घेर करके पीट-पीट करके मार डाला था और वहां पुलिसकर्मी मूक दर्शक बने हुए थे। उन्होंने उन दोनों साधुओं और उनके ड्राइवर को छुड़ाने की या उनके जीवन के की रक्षा करने की कोई कोशिश नहीं की थी। ये पूरा वीडियो देखने के लिए भी हिम्मत चाहिए, हिम्मत चाहिए। ऐसे-ऐसे पाप इन्होंने कर रखे हैं। 1967 में करपात्री जी महाराज के नेतृत्व में संसद मार्च किया था साधुओं ने, उनके ऊपर भी इन लोगों ने गोली चलवा दी थी। और वो केवल गो हत्या पर पाबंदी का कानून लाने की मांग कर रहे थे। तो गेरुआ वस्त्रों से इनको कितनी परेशानी है। और अगर इस बार योगी और मोदी और हिमंता से लेकर के अमित शाह तक सब चेता रहे हैं लोकसभा चुनाव के नतीजों को देखने के बाद, और उस चेताने का और जन जागरण करने का नतीजा हम हरियाणा में तो देख चुके हैं। वहां तो भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बन गई और कांग्रेस का एक तरीके से सुपड़ा साफ हुआ, यानी करारी शिकस्त उसको झेलनी पड़ी। तीसरे झटके में भी कांग्रेस वहां की सत्ता में नहीं आई। अब वही आसार झारखंड और महाराष्ट्र में दिखाई दे रहे हैं। तो इन लोगों का धैर्य चूक रहा है और ये इस तरह की लैंग्वेज में बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुनते हैं आगे इन्होंने क्या कहा है। से होशियार रहना ये जरूरी है। और ये अगर उनको अगर मैं अपील करता हूं आपसे कि ऐसे लोगों को अगर घर में नहीं बिठाएंगे तो आपको नेक्स्ट मनु जैसी जो भावना है मनुस्मृति के आ जाएगी, संविधान के जगह मनुस्मृति आ जाएगी। इनको पता ही नहीं है कि मनुस्मृति में क्या है क्या नहीं है। इन्होंने पढ़ा भी है कि नहीं पढ़ा है, लेकिन कहीं के कहीं पहुंच जाते हैं। इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग है ये लोग, जिसका कोई आर पार नहीं है। और जब आपको सीधे सीधे पराजय दिखाई दे रही हो, रास्ते बंद होते हुए दिखाई दे रहे हों, तो बौखलाहट का स्तर इसी तरीके से इसी स्केल पर एकदम ऊपर जाता है, जैसे बीपी जो है कभी-कभी आपकी काबू से बाहर हो जाता है। वही हालत इस समय कांग्रेस की होती हुई दिखाई दे रही है। इनके नेता राहुल गांधी का देखिए जरा कि राहुल गांधी किस तरह के ट्वीट कर रहे हैं। ये देखिए, इन्होंने एक पोस्टर बनवाया जिसमें अजित डोभाल साहब हैं, अडानी हैं, नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह हैं, सेबी की प्रमुख हैं और लिख रहे हैं एक हैं तो सेफ हैं। और मन की बात अब जुबान पर। अब मुझे एक बात बताइए साहब, ये राहुल गांधी की बुद्धि को हुआ क्या है या बुद्धि से एकदम पैदल है? हमारे एनएसए हैं अजित डोभाल साहब, जो देश की सुरक्षा कर रहे हैं। हमारे देश के जाने माने उद्योगपति हैं जो लाखों परिवारों को रोजगार भी दे रहे हैं और भारत की इकोनॉमी को बूस्ट भी कर रहे हैं। गौतम अडानी हमारे प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी, तीसरी बार इस देश की जनता ने
उनको चुना है। गृह मंत्री हैं अमित शाह और सेबी की प्रमुख हैं, जिनका चित्र ये दे रहे हैं और उस पर तंज कस रहे हैं कि एक हैं तो सेफ हैं। अब क्या कहा जाए इनके बारे में? किस तरह का नैरेटिव? मैंने अभी एक वीडियो बनाया था 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, कि एक तरफ तो एलन मस्क हैं, जो अमेरिका के भी और दुनिया के भी नंबर 1 या 2 अमीर हैं, और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के लिए 2 सप्ताह तक पूरे अमेरिका में घूम-घूम करके प्रचार किया। और जब ज़ेलेंस्की से डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत हो रही थी, तो बराबर में एलन मस्क बैठे हुए थे और 25 मिनट की बातचीत में करीब 5-7 मिनट एलन मस्क ने भी डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठ कर के ज़ेलेंस्की से बातचीत की। हमारे देश में अगर अडानी, अंबानी, महिंद्रा, बिड़ला, टाटा में से कोई अगर नरेंद्र मोदी के साथ चुनाव प्रचार करता हुआ दिखाई दे जाता, तो ये तो पता नहीं पूरे देश को किस तरीके से सिर पर उठा लेते और पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी को और उनकी पार्टी को बदनाम करके रख देते, और 10 याचिकाएं तो अब तक सुप्रीम कोर्ट में लगवा चुके होते। हमारे यहाँ की कल्चर में, और कल्चर हमारे यहाँ कोई खराब नहीं है, ऐसे लोगों ने खराब कर दी है। ऐसे लोगों ने हमारे देश के उद्योगपतियों को भी संदिग्ध बना दिया है, और जो महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्थानों के प्रमुख पदों पर बैठे हुए हैं, उनके बारे में भी इन लोगों ने लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की है। और यही नतीजा है, ऐसे ही लोगों की बयानबाजी का नतीजा है कि अजित डोभाल साहब, जिनकी सरपरस्ती में देश अब सुरक्षित है, कहीं बम नहीं फूट रहे हैं, कहीं सीरियल धमाके नहीं हो रहे हैं, अब देश के अलग-अलग शहर दहलते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। आतंकवादियों का खात्मा किया है इन्होंने, आतंकवाद का खात्मा किया है, नक्सलवाद दम तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, देश विरोधी ताकतों को उनकी हदों में रख कर के छोड़ा है। लेकिन ये लोग इस तरह के ट्वीट करते हैं। इनका जरा दूसरा ट्वीट देखिए। एक रेलवे कर्मचारी एक मुस्लिम लोको पायलट की गलती की वजह से या दूसरे कर्मचारी की गलती की वजह से, जो मोहम्मडन था, उसकी वजह से क्लिपिंग के बीच में फंस करके दम तोड़ गया। और ये क्या लिख रहे हैं ट्वीट में? आम लोग कब सेफ होंगे मोदी जी, आप तो बस एक अडानी को सेफ करने में लगे हुए हैं। ये भयावह तस्वीर और खबर भारतीय रेलवे की लंबी लापरवाही, उपेक्षा और जानबूझकर की गई भर्तियों का परिणाम है। यानी रेलवे में कहीं कोई दुर्घटना हो जाए, और किसकी गलती से? एक मुस्लिम कर्मचारी की गलती से, तो उसकी गलती पर पर्दा डालने के लिए, रेत मिट्टी डालने के लिए इन्होंने इसमें भी सीधे प्रधानमंत्री को घसीट करके इस तरह के परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की। एक और जरा इनका देखिए ट्वीट, क्या कह रहे हैं मोदी जी? आज से तेलंगाना में जातिगत गिनती शुरू हो गई है। इससे मिलने वाले डेटा का इस्तेमाल हम प्रदेश के हर वर्ग के विकास और नीतियां बनाने में करेंगे। जल्द ही ये महाराष्ट्र में भी होगा। सबको पता है कि भाजपा देश में एक व्यापक जाति जनगणना नहीं करवाना चाहती है। इस तरह के ट्वीट करने का क्या अर्थ निकाला जाए? मैं तो यही निकालता हूं कि जिस तरीके से योगी और मोदी ने इस पूरे चुनावी कैंपेन में हिंदुओं को और देशवासियों को जातियों में ना बंटने के लिए तैयार किया है और एकजुट और सेफ रहने का आह्वान किया है, और इसका असर भी हमें दिखाई दे रहा है। मैं योगी आदित्यनाथ जब कहते हैं, तो किस तरह की प्रतिक्रिया जनता में आती है, उसका मैं एक आपको दृश्य, एक विजुअल दिखा देता हूं। सेफ रहेंगे, एक रहेंगे, नेक रहेंगे। बटे थे तो कटे थे, अब एक रहेंगे तो
सेफ रहेंगे और सेफ रहने के लिए ही आपका आह्वान करने के लिए मैं आया हूं कि बहनों और भाइयों, समय आ गया है जब प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करना है। सबसे बड़ी ताकत के रूप में भारत को स्थापित करना है, लेकिन उसके लिए एक भारत चाहिए, एक भारत और श्रेष्ठ भारत। भारत श्रेष्ठ तब बनेगा जब एक रहेगा। भारत सुरक्षित तब बनेगा जब एक रहेगा। भारत विकसित भारत तब बनेगा जब एक रहेगा। ये जाति के नाम पर, मत और मजहब के नाम पर, क्षेत्र और भाषा के नाम पर बांटने वाले लोग ये देश के दुश्मन हैं। भारत के अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं। ये वही लोग हैं जो अंग्रेजों की चाकरी करके चाटुकारिता करते थे, जो भारत के अस्मिता और अस्तित्व के साथ खिलवाड़ करते थे। हमें बंटना नहीं है और बटेंगे नहीं तो किसी माए के लाल की हिम्मत नहीं कि काट सके। योगी आदित्यनाथ ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी जनसभाओं में लोगों को ये बता करके कांग्रेस का भंडा फोड़ रहे हैं, पोल खोल रहे हैं कि ये ओबीसी को, दलितों को, अगड़ों को, पिछड़ों को बांटने पर क्यों उतर आए हैं। वजह क्या है, क्यों बांट देना चाहते हैं और क्यों राहुल गांधी ये ट्वीट कर रहे हैं कि जी तेलंगाना में जातीय जनगणना शुरू हो गई है। अरे कर्नाटक में तो कभी की हो चुकी, बिहार में भी हो चुकी, और बिहार में सत्ता में थे उस समय जब जनगणना पूरी हो गई थी। तो क्या कर लिया आप लोगों ने? कौन सी विकास योजनाएं आपने गरीबों के लिए या बहुत ज्यादा पिछड़े जातियों के लोगों के लिए आपने बनाई और उनका जीवन स्तर सुधार दिया? कुछ नहीं किया। केवल हल्ला मचाना है, लोगों को बांटना है, हिंदुओं को तोड़ना है ताकि भारतीय जनता पार्टी को कमजोर किया जा सके। तो नरेंद्र मोदी ने इनकी पोल खोली कि कब से कांग्रेस पार्टी हिंदुओं को, लोगों को जातियों में विभक्त करना चाहती है और क्यों करना चाहती है। सुनते हैं। पिछड़ों के रूप में उनकी पहचान बनी तो कांग्रेस उसके बाद कभी भी पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र में अपनी सरकार कभी भी नहीं बना पाई। आप ये गणित समझिए, 1990 में ओबीसी समाज को आरक्षण मिला। ओबीसी की अलग अलग जातियों का संख्या बल एक साथ जुट गया, तो उसके बाद से कांग्रेस आज तक लोकसभा में 250 सीटें भी नहीं जीत पाई है। इसलिए कांग्रेस ओबीसी की सभी जातियां, ओबीसी की जो सामूहिक ताकत बनी है ना, उसको तोड़ना चाहती है और ओबीसी की ताकत को तोड़कर उन्हें सैकड़ों अलग अलग जातियों में बांटना देना चाहती है। केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ ही नहीं, अब तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लगभग सभी नेता इसी लाइन पर लोगों को संबोधित कर रहे हैं। एक विजुअल मुझे नितिन गडकरी का भी मिला है। डरता नहीं हूं किसी से। ये नेता लोग जो होते, जो अपने काम पर चुन करने आते, वो जात की बात करते आगे, मी फलाना जातीचा। अरे अब यहाँ उत्तर नागपुर में और क्या होता है, तुम्हारे अंदर में है ना माने, कौन से कोसरे और क्या क्या होता है, बावने। हमारे पास कोई जात की नहीं है। मैं कहता हूं जो करेगा जात की बात उसको कसके मारूंगा लात। नितिन गडकरी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और बात कही है साहब। क्या कहा है ये मैं अपने मुंह से सुनाऊं, इससे अच्छा है कि आप सीधे प्रधानमंत्री से ही सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा है।
क्यों रहा है? हमारे तो बच्चे हैं नहीं, हम खप रहे हैं आपके बच्चों के लिए। यानी योगी और मोदी अपने बच्चों के लिए नहीं खप रहे हैं, जैसे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों के नेता अपने बच्चों को स्टेब्लिश करने के लिए, सेट करने के लिए लगे हुए हैं। अलग अलग राज्यों में निगाह घुमा करके देख लीजिए, ऐसे कई क्षेत्रीय दल हैं जो अपनी अगली पीढ़ी को सेट करना चाहते हैं। उनको उन प्रदेशों की चिंता नहीं है, उनको देश की चिंता नहीं है, उनको अपनी पार्टी के दूसरे नेताओं की भी चिंता नहीं है भाई। वो तो केवल एक के बाद एक के बाद एक अपने परिवार के सदस्यों को आगे लेकर के आ रहे हैं। जैसे अभी सोनिया गांधी की बेटी भी अब वायनाड से चुनाव लड़ रही है, 13 तारीख को वो उनके लिए भी वोट होना है। इससे पहले लालू यादव से लेकर के मुलायम सिंह यादव, आप पूरे देश में फारूक अब्दुल्ला, अभी उमर अब्दुल्ला को उन्होंने फिर से चीफ मिनिस्टर बनवा दिया। अलग अलग राज्यों में आपको बहुत सारे ऐसे चेहरे मिल जाएंगे, बहुत सारे परिवार मिल जाएंगे। तो योगी और मोदी कह रहे हैं कि हम तो भैया केवल आपके बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, आपके बच्चों के भविष्य के लिए काम कर रहे हैं, देश के भविष्य के लिए, बेहतर भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। इस बार हुआ क्या है, क्योंकि हरियाणा चुनाव के समय भी योगी आदित्यनाथ ने ये बटेंगे तो कटेंगे वाला एक मूल बीज अपना दिया था करनाल की एक जनसभा को संबोधित करते हुए। वैसे उससे पहले उत्तर प्रदेश में अगस्त में ये कह चुके थे, लेकिन हरियाणा में ये कारगर साबित हो गया। तो इस बार चूंकि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने भी और आरएसएस ने भी इसको अपना मूल बीज एक मंत्र बना लिया है, इसलिए कांग्रेस पार्टी की बौखलाहट देखने लायक है। और मेरा तो ये कहना है कि इस बार जहरीला सर्प डसे उससे पहले ही बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने उसको सीधे फन से पकड़ा है, यानी सिर के ऊपर से पकड़ लिया है कस करके कि ये डस नहीं पाए, यानी विभाजित नहीं कर पाए। और इसीलिए ये राहुल गांधी के आप तरह तरह के ट्वीट देख रहे हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे योगी आदित्यनाथ को सलाह देते हुए दिखाई दे रहे हैं कि साहब राजनीति में रहना है तो सफेद कपड़े पहनो, ये गेरुआ कपड़े मत पहनो, भगवा कपड़े मत पहनो। यानी भगवा कपड़ों से इनको एलर्जी है, हरे कपड़ों से नहीं है। बटेंगे तो कटेंगे से एलर्जी है, सिर तन से जुदा इससे परेशानी नहीं है। तो बस इसी से आप इनकी राजनीति का और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के अंतर का अंदाजा लगा लीजिए। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें और बेल आइकॉन में भी जो ऑल वाला बटन है वो दबाएं, क्योंकि बहुत सारे दर्शकों की ये शिकायत रहती है कि हमें नोटिफिकेशन नहीं मिलते कई बार जब भी नए प्रोग्राम आते हैं या नया अंक लेकर के हम आते हैं। तो ऑल वाला बटन दबाएं, उससे संभावना बढ़ जाती है कि आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।